भारत 10 साल के भीतर बिखर जाएगा। 1947 में एक अमेरिकी पत्रकार ने यही लिखा था और उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने कहा था कि यूनाइटेड इंडिया का प्रयोग विफल हो जाएगा। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा था, भारत को गृह युद्ध और तानाशाही के साए में एक भविष्य का सामना करना पड़ेगा। 1947 में दुनिया मानती थी कि भारत सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उन्हें लगा कि हम कुछ ही वर्षों में बिखर जाएंगे। लेकिन 78 साल बाद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के साथ 17 बार चुनाव कराए। हम परमाणु शक्ति संपन्न छठा देश बन गए और हमारी साक्षरता दर 1947 के 12% से बढ़कर 77% हो गई है। आज हम एक ग्लोबल आईटी हब बन गए हैं। बड़े पैमाने पर चंद्रमा और मंगल पर मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। हाँ, हमें अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 1.4 अरब लोग, सैकड़ों भाषाओं और दर्जनों धर्मों के बावजूद भारत का विचार कारगर रहा। हम एक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र बने हुए हैं। 2025 में 79th इंडिपेंडेंस डे का विशेष अर्थ है। भारत प्रौद्योगिकी, व्यापार, संस्कृति और कूटनीति के क्षेत्र में और खासकर डिफेंस यानी रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है। शुरुआती दिनों में भारत की सेना काफ़ी कमज़ोर थी। कोई हाईटेक सेंसर नहीं, कोई एकीकृत कमान नहीं, कोई मुश्किल से ही सीमा पर डटे रहने के लिए पर्याप्त सैनिक थे या हथियार। आज हालात बहुत अलग हैं। आज भारत की सेना शक्तिशाली है, यह विशाल परमाणु क्षमता संपन्न और पहले से ही कहीं अधिक एकीकृत है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था और ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। यहाँ तक पहुँचने में दशकों, कई युद्धों, अनगिनत सफलताओं और कुछ कठिन फैसलों का सामना करना पड़ा। आज हम उन 5 बड़े बदलावों पर चर्चा करेंगे जो भारत की रक्षा प्रणाली को बदल रहे हैं। अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वो टूटे हाथ के साथ युद्ध में गए और कभी वापस नहीं लौटे। जी हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा सिर्फ 24 साल के थे और उन्हें आज़ाद भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था। ये बात है नवंबर 1947 की। आज़ादी के कुछ ही हफ्ते बीते थे और कश्मीर पर हमला हो रहा था। पाकिस्तान समर्थित कबायली श्रीनगर के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे। हवाई अड्डा अंतिम निशाना था, जो घाटी और शेष भारत के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। मेजर शर्मा और उनके सैनिक बड़गांव में डटे हुए थे। वे संख्या में कम थे, हथियारों में भी कम थे, बंदूकों से घिरे हुए थे। 90 से कम सैनिकों ने लगभग 500 कबायलियों का सामना किया। वे आखिरी दम तक लड़े। उनके अंतिम शब्द आज भी सैन्य इतिहास में गूंजते हैं, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। यही वो जज्बा था जिसने श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाए रखा, जिसने कश्मीर को भारत में बनाए रखा। इस युद्ध ने और भी बहुत कुछ सिखाया था हमें। शुरुआती दिनों में भारत की सेना बहुत कमज़ोर होती थी। कोई हाईटेक सेंसर नहीं, कोई एकीकृत कमान नहीं और मुश्किल से ही सीमा पर डटे रहने के लिए पर्याप्त सैनिक हथियार थे। अगर भारत दशकों तक किसी एक चीज़ पर निर्भर था तो वो थे विदेशी हथियार। चाहे वो रूस के मिग लड़ाकू विमान थे या स्वीडन के हॉइजर, यहाँ तक कि राइफलें और जूते भी विदेश से आते थे। आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये रक्षा आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। 2021 में इन प्रयासों में तेजी आई, तभी सरकार ने 3000 से ज़्यादा सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या आप जानते हैं कि इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि भारत अब इन सभी सामानों को देश में ही बना सकता है। हम छोटे हेलीकॉप्टर, सेना के वाहन, ड्रोन, रडार और निगरानी प्रणाली जैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं है। रक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनियां भी अपना योगदान दे रही हैं। निजी रक्षा कंपनियां भी आगे आ रही हैं। सरकारी एजेंसियां और कंपनियां नए खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। भारत सिर्फ अपने लिए ही निर्माण नहीं कर रहा, ये निर्यात भी कर रहा है। दरअसल रक्षा निर्यात 10 साल पहले के 700 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले साल 23,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो गया है। ये 34 गुना की वृद्धि है। आर्मेनिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे कई देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। दरअसल इस साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश वायु रक्षा प्रणाली जैसी कई स्वदेशी प्रणालियों का इस्तेमाल किया था।
फ्रांस से आए राफेल विमान भारतीय सॉफ्टवेयर ओवरले से संचालित हुए थे। ये स्वदेशी हथियार प्रणालियों की प्रभावशीलता का सबसे स्पष्ट प्रदर्शन था। ये भारत की रक्षा महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा देंगे। अब बात करते हैं भारत की परमाणु शक्ति की। भारत का परमाणु परीक्षण सिर्फ बम विस्फोट करने तक सीमित नहीं था, यह उसकी रक्षा स्थिति का एक पूर्ण पुनर्गठन था। इसने युद्ध, शांति और प्रतिरोध के बारे में देश की सोच बदल दी। 1998 तक भारत ने तथाकथित परमाणु अस्पष्टता को बनाए रखा। दुनिया मानती थी कि भारत में एक क्षमता है, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। मई 1998 में यह बदल गया जब राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु उपकरणों का परीक्षण किया गया। इसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया। शक्ति का अर्थ है ताकत, और यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह हमारी सेनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि पोखरण के बाद भारत अब सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा था, उसने एक परमाणु कवच और एक नए सैन्य सिद्धांत का निर्माण शुरू कर दिया। परीक्षणों के बाद भारत ने एक स्पष्ट परमाणु नीति अपनाई। पहले इस्तेमाल न करने की नीति, विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और नागरिक नियंत्रण, और ये आखिरी नीति जो काफी महत्वपूर्ण है, नागरिक नियंत्रण। भारत में परमाणु बटन पर सेना का नियंत्रण नहीं है। अंतिम निर्णय निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है, और इस सिद्धांत ने भारत के सैन्य पदानुक्रम को नया रूप दिया। इसने एकीकरण को बल दिया, इसने सटीकता की मांग की, और इसने संयुक्त अभियानों के विचार को संभव बनाया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो भी उतना ही दिलचस्प है। भारत ने बिना पकड़े परमाणु परीक्षण कैसे किए, इसकी कहानी देखिए। अमेरिकी जासूस उपग्रह हर दिन पोखरण पर नजर रख रहे थे। पोखरण राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित है, यहीं पर परमाणु परीक्षण किए गए थे। अमेरिकियों के पास आसमान में उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे थे, वे जमीन पर हो रही हर चीज पर नजर रखते थे। फिर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय टीम ने छल कपट का इस्तेमाल किसी बेहतरीन कला की तरह किया। उन्होंने अपनी गतिविधियों को सामान्य कामकाज जैसा दिखाया। दिन में वे रेगिस्तान में क्रिकेट खेलते थे, और रात में वे गड्ढे खोदते थे, और सुबह होते होते वे उपकरण फिर से गाड़ देते थे। यहाँ तक कि विस्फोट कक्षों से भूमिगत जल भी गुप्त रूप से पाइपों के जरिए निकाला जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस मिशन का चेहरा थे। उन्होंने गुप्त रूप से यात्रा की, किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। ये यकीनन भारत के सबसे सफल गुप्त अभियानों में से एक था। लेकिन फिर परीक्षण अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं थे। असली बदलाव उसके बाद आया, जब भारत ने तीनों सेनाओं के लिए मिसाइल प्लेटफॉर्म विकसित करना शुरू किया। तो उसने अग्नि जैसी भूमि आधारित प्रणालियां, लड़ाकू जेट से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तथा द्वितीय प्रहार क्षमता के लिए समुद्र आधारित प्रणालियां विकसित की। इससे परमाणु त्रिकोण पूरा हुआ, और इसने भारत को पूर्ण स्पेक्ट्रम निवारक क्षमता प्रदान की। इसने भारत की वैश्विक छवि को भी नया आकार दिया, क्योंकि नई दिल्ली ने यह साबित कर दिया कि वह शक्तिशाली और जिम्मेदार दोनों हो सकता है, कि वो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाले बिना बम बना सकता है। और आप किसी देश के बारे में बहुत कुछ इस बात से बता सकते हैं कि वह अपने युद्ध कैसे लड़ता है। और भारत के लिए हर युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है, न केवल क्षेत्र या रणनीति के संदर्भ में, बल्कि इस संदर्भ में भी कि सेना कैसे सोचती है, कैसे काम करती है, और संघर्षों से कैसे सीखती है। आइए 1949 से शुरुआत करते हैं, जब हमें पहला भारतीय सेना प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा मिले। तब तक सशस्त्र बल अभी भी उपनिवेशिक तर्ज यानी कॉलोनियल लाइंस पर चलते थे। इकाइयां यानी यूनिट्स जाति के आधार पर विभाजित होती थी, और रैंक अक्सर नस्ल के अनुसार होते थे। जनरल करियप्पा ने इसे बदल दिया। उन्होंने गार्ड्स ब्रिगेड का गठन किया। ये हमारी पहली अखिल भारतीय सभी वर्गों की रेजिमेंट थी। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत स्थापित किया जो कि सशस्त्र बलों को परिभाषित करता है। सेना संविधान के प्रति जवाबदेही होती है, सत्ता में बैठे लोगों के प्रति नहीं। 1965 में उनके अपने बेटे को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान कभी जनरल करियप्पा के अधीन काम कर चुके थे, इसलिए उन्होंने उनके बेटे पर एक एहसान के तौर पर रिहा करने की पेशकश की। लेकिन जनरल करियप्पा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, वो मेरा बेटा नहीं, वह भारत का बेटा है, और आपकी हिरासत में मौजूद हर सैनिक समान व्यवहार का हकदार है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी प्रेरणा देती है, और आपको बताती है कि भारत में कितनी कुशल सेना का निर्माण किया। 1962 की एक और कहानी है यहाँ, जब चीन ने हिमालय के पार भारत पर हमला किया तो भारतीय सेना अचंभित रह गई। हमारे सैनिकों के पास राइफलें तो थी, लेकिन सर्दियों के लिए कोई उपकरण नहीं थे। हमारी खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता कमजोर थी,
और हमारी सेनाओं के पास वास्तविक ऊंचाई पर तैनात रणनीति का अभाव था। भारत युद्ध के मैदान में हार गया, लेकिन उसे एक अनुभव भी मिला, क्योंकि 1962 के बाद भारत ने न केवल पुनर्निर्माण किया बल्कि पुनर्गठन भी किया। वाई बी चौहान ने रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने रोजाना सुबह की ब्रीफिंग शुरू की, जहां सैन्य प्रमुख और नागरिक नेता आमने सामने मिलते थे। इससे समन्वय में सुधार हुआ, सैन्य बजट में वृद्धि हुई, सेना में 8 लाख से ज्यादा सैनिक हो गए, वायुसेना का आकार 45 स्क्वाड्रन तक बढ़ गया, नौसेना ने अपने पुराने जहाजों को बदलना शुरू कर दिया और भारत ने रक्षा निर्माण पर दोगुना जोर दिया। इन सब ने आगे की राह तैयार की। 1971 जब भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, युद्ध सिर्फ 13 दिन तक चला और इसका अंत 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण के साथ हुआ। 90,000, ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसने तैयारी के महत्व को दर्शाया। 1962 के बाद शुरू हुए सुधारों की 1971 में परीक्षा हुई और ये कारगर साबित हुए। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत 1999 में कारगिल युद्ध में सामने आई। पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। वे विद्रोहियों के वेश में छिपे हुए थे और हफ्तों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जब भारत को पता चला तो उसने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। इसके बाद एक ऊंचाई पर युद्ध हुआ। ये दुनिया के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों में शून्य से नीचे तापमान में 16,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर लड़ा गया। भारत ने युद्ध जीत लिया, लेकिन वह अपनी उपलब्धियों पर चुप नहीं बैठा रहा। उसने अपनी कमियों को दूर करना शुरू कर दिया। कारगिल की घुसपैठ पर हफ्तों तक किसी का ध्यान नहीं गया था। कोई केंद्रीय सैन्य खुफिया एजेंसी नहीं थी, कोई वास्तविक समय अंतर सेवा समन्वय नहीं था, कोई पर्वतीय युद्ध सिद्धांत नहीं था। इसलिए एक बार फिर युद्ध ने सुधारों को जन्म दिया। कारगिल समीक्षा समिति का गठन किया गया। इसने व्यापक बदलावों की सिफारिश की। गुलमर्ग जैसे स्थानों पर स्थित युद्ध स्कूलों का आधुनिकीकरण किया गया। सैनिकों को ग्लेशियर युद्ध, स्नाइपर ऑपरेशन और ठंड से बचने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाने लगा। भारत ने अपने तोपखाने को भी उन्नत करना शुरू कर दिया। K9 और M777 हाउजर जैसी प्रणालियां शामिल की गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मनोवैज्ञानिक था। कारगिल के बाद भारत ने शांति की कल्पना करना छोड़ दिया। उसने बहुमोर्चे बहुक्षेत्रीय युद्ध की योजनाएं बनानी शुरू कर दी और वास्तव में यही चलन रहा है। हर युद्ध के साथ भारत ने अगले युद्ध को बेहतर ढंग से सामना करने के लिए अपनी प्रणालियों और रणनीतियों को उन्नत किया है। कारगिल के बाद भारत को पता था कि क्या करना है। सेनाओं को न केवल साथ साथ बल्कि एक एकीकृत टीम के रूप में काम करने के लिए एकीकृत होना था, और तभी रक्षा खुफिया एजेंसियों की स्थापना हुई। इसके बाद योजना, रसद और खरीद में समन्वय स्थापित करने के लिए एकीकृत रक्षा कर्मचारी यानी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की स्थापना की गई। इसके कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन में लगभग 2 दशक लग गए। 2019 में ही हमारे पहले CDS जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। उनका काम भारत की पहली ऐसी कमांड बनाना था जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ काम करें, और 2025 में इस दृष्टिकोण का परीक्षण हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एक समन्वित हमला यानी सिंक्रोनाइज अटैक देखा। भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्रों में अंदर तक लक्ष्यों पर हमला किया। हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों, लॉटरिंग गोला बारूद, इजरायली हर्ब ड्रोन और फ्रांसीसी राफेल जेट का इस्तेमाल किया। सभी शाखाएं एकीकृत कमान के माध्यम से पूर्ण समन्वय में थी। और यहाँ एक बात और है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सिंदूर की सफलता केवल हथियार प्रणालियों से नहीं, बल्कि रसद यानी लॉजिस्टिक्स से भी हुई थी। जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रसद ने परिणाम तय किया, और यह पहला वास्तविक प्रमाण था कि भारत एक उच्च तकनीक वाली संयुक्त सेना युद्ध लड़ सकता है और उसे जीत भी सकता है। वर्षों तक भारत की सेना को एक पारंपरिक गढ़, ज़्यादातर पुरुषों और पदानुक्रमित सेना के रूप में देखा जाता था। ये छवि भी बदल रही है। भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अब महिला कैडेटों को प्रवेश देती है। 2021 में 500 से ज़्यादा महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला। ये एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण शुरुआत थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिला अधिकारियों ने सिर्फ सेवा ही नहीं की, बल्कि नेतृत्व भी किया। वे एक आतंकवादी राज्य के खिलाफ भारत की लड़ाई का चेहरा बन गई। और ये सिर्फ लैंगिक समावेश यानी जेंडर इंक्लूजन की कहानी नहीं है, ये 360 डिग्री का बदलाव है। आज भारतीय सेना सिर्फ जमीनी स्तर पर मौजूद किताबें नहीं रह गई हैं। यह एक ऐसी सेना है जो स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करती है, नागरिकों के साथ मिलकर काम करती है और वैज्ञानिकों, AI विशेषज्ञों, ड्रोन इंजीनियरों और कोडर्स से शक्ति प्राप्त करती है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ मिसाइलों या परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है। ये सिर्फ युद्ध जीतने के बारे में नहीं है, ये लचीलापन बनाने के बारे में है, ये असफलताओं से सीखने के बारे में है,
ये जानने के बारे में है कि कब कार्रवाई करनी है और कब पीछे हटना है। ये मशीनों और मानसिकता दोनों में वास्तव में आत्मनिर्भर बनने के बारे में है। आप लोगों का क्या सोचना है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।